Hello, good morning everyone. I am विजेंद्र कुमार. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के एग्ज़ाम पेपर को 10th क्लास के मॉडल एग्ज़ाम पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. एक मॉडल पेपर था 10th क्लास का जिसको हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है कि कैसे उसको हमें सॉल्व करना है. वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. और ऐसे हर एक स्टूडेंट को दिखा सकते हैं जो इस समय 10th यूपी बोर्ड का 10th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसको आप दिखा सकते हैं. और आज जो हम आज की वीडियो में दिखाएंगे आपके लिए, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरमीडिएट के इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करना है. यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसको कैसे सॉल्व करना है. आज देखते हैं कि बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनका मतलब मार्किंग डाउन हो जाती है. पता लगा 10th क्लास में नंबर सही आ गए लेकिन इंटरमीडिएट में कम हो गए, या फिर और कहीं मिस्टेक हो गई. तो वो सब मिस्टेक्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी मार्किंग डाउन हो जाती है. फ़िलहाल मेरे पास एक मॉडल पेपर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ. देखिए, ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-2024 इंग्लिश क्लास 12. तो इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें. तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास में मॉडल क्वेश्चन पेपर. यहाँ पर लिखा है 2023-24, सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, और इस क्लास है 12. तो इसमें टाइम जो दिया है वो 3 आवर्स 15 मिनट का दिया हुआ है. मार्क्स यहाँ पर जो है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक जिसे कहते हैं 100 हैं, यानी 100 मार्क्स का है. यहाँ कुछ सामान्य से निर्देश दिए हुए हैं जैसे 10th क्लास में दिए थे, सेम वैसे ही यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. तो देखिए डी स्टूडेंट, यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं. क्या है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड. ये जो 15 मिनट हैं आपके लिए आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. ये आपको पूरा पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया कि आप पहले पूरे पेपर को पढ़ लें और उसके बाद आपको जो बहुत अच्छे से आता है पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे वो किसी भी क्रम में हो. इससे मतलब नहीं बनता है कि ना आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है दूसरा आ रहा है तो आप पहले के इंतजार में बैठे हैं कि पहले में कुछ आए तो लिखें उसके बाद फिर दूसरा करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. आपको जो पहले बहुत अच्छा आता है पहले आप उसको करिए, उसके बाद उसको करिए जो आपको उससे कम आता है, उसके बाद उसको जो उससे कम आता है, और लास्ट में जो यानी जो आपको नहीं आता है उस पर भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ उससे संबंधित उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आ रहा है तो आप वहाँ लिख सकते हैं. अगर एग्जामिनर की समझ में आ गया, क्योंकि उससे फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि इन लास्ट कहीं किनारे पर आपके पासिंग मार्क्स रह जाते हैं और वो हो सकता है कि एग्जामिनर उसको देखे तो उससे कुछ पूर्ति कर दें. तो ये पॉसिबल हो सकता है. तो इस तरह से उसको हमें सॉल्व करना है कि पहले 15 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके आपको जो अच्छा आ रहा है उसको आप लिखना शुरू करिए. और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सभी प्रश्न जितने भी हैं वो कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य. आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने और पूरे पेपर में 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको 12 के आंसर देने होंगे. तीसरा है इसमें मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस. जो भी पेपर में जिस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो प्रश्न के सामने ही दिए हुए हैं. तो अब हम लोग पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो.
तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है इसमें, ये पूरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है हमारे लिए, इस पूरे पैराग्राफ को पहले पढ़ लेना है अच्छे से। एक बार पढ़िए, नहीं समझ आता इसको दोबारा पढ़िए। 2 बार पढ़ने के बाद आपको फिर क्या करना है, ये प्रश्न नीचे दिए हुए हैं इसमें ABCD E तक हैं, ये प्रश्न दिए हुए हैं। इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस पैराग्राफ से ही अपने शब्दों में देने होंगे। तो अब जब हम शुरू करेंगे, बहुत बच्चे गलतियां क्या करते हैं, मैंने ये चीज़ उस गलती के बारे में पिछले वीडियो में ही बताया है, जो 10th क्लास के लिए बनाया मैंने। तो इसमें गलतियां कहाँ होती हैं कि जैसे आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, आपका पेपर इंग्लिश का है, लेकिन आप हिंदी में वहाँ लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो ये मेथड आपका गलत है, क्योंकि आप जब इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको ये चीज़ इंग्लिश में लिखनी होगी। अब लेकिन पता नहीं होता है क्या लिखें, तो इसका अगर आपको यही मेथड अपनाना है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। थोड़ा और हाई चलेंगे तो ये होगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। और थोड़ा हाई जाते हैं तो ये लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन नंबर 1। इस तरह से आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा है, चाहे आप इसको पसंद करें, चाहे इसको करें, चाहे इसको करें, जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये मेथड तीनों ठीक हैं, लेकिन जो आपको इजी लग रहा हो वो आप यूज कर सकते हैं। मैं तो यूज करता था तो ये सॉल्यूशन नंबर लिखता था, मेरे लिए ये बेस्ट लगता था। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन नंबर बेस्ट लग रहा था, आप सॉल्व क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ठीक लग रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसको जब डाल देंगे, और इसको लिखना कैसे है, ये हमें लिखना है ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक बॉल पेन का यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं। आप जेल पेन का यूज भूल कर भी ना करें। इनमें से जो भी आपको ठीक लग रहा है उसको आप लिखेंगे तो वो मोटे पेन से लिखेंगे, यानी जो दूर से दिखाई दे। मैं तो यहाँ आपको दिखाने के लिए हाइलाइटर का यूज कर रहा हूँ, आप हाइलाइटर एग्जाम में यूज ना करें। तो इसमें पहला आ रहा है, अब आपने ये लिख दिया तो इसके नीचे जस्ट आप लिख देंगे यहाँ पर ए। अब आप ए का आंसर दे रहे हैं तो आप ए लिखेंगे ब्लैक पेन से, और यहाँ लिख करके आप इस तरह से केवल ए डाल दीजिए, चाहे आंसर ए डाल दीजिए, जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। फिर आगे जाके आप आंसर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इसी तरह, और ये जो एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो 3 नंबर का है। 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 नंबर का ये पूरा पैसेज है। इसको अगर आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ करके इसके सही आंसर दे दिए तो आपको 15 नंबर यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे। पूरे के पूरे 15 मिल जाएंगे, 15 में से कुछ कम भी हो सकते हैं। जो आपका गलत होगा उसमें मार्क्स कटेंगे, बाकी सही होगा तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन लिखने का तरीका ये है कि आपका हैंड राइटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हैंड राइटिंग मस्ट है एग्ज़ाम के लिए, कि जितना आप साफ लिखते हैं, जितना सुंदर लिख सकते हैं, वो ही सबसे बेहतर वे रहेगा। आप साफ सुंदर लिखिए, अच्छे से लिखिए, उसमें मार्किंग आपकी अच्छी रहेगी। इसके बाद देखिए अगला दे रहा है सेक्शन बी। तो ये तो रहा सेक्शन ए था रीडिंग का, कि इसको पढ़ करके हमें आंसर देने थे। लेकिन सेक्शन बी आता है, जो अब सेक्शन बी लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर सेक्शन बी। इसको खास तौर से मोटे पेन से, स्केच पेन से लिखेंगे, और इसके ऊपर जो पहला वाला आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख दीजिए सेक्शन ए। इन सब चीज़ों का भी एग्ज़ाम में बहुत अपना अलग रोल रहता है।
ये देखिए, ये आप सेक्शन आपका ए आपने डाल दिया है। अब सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर है 2, इसमें कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स। तो यहाँ पर 3 टॉपिक आपके लिए दिए हुए हैं। एक तो है डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से लेकर के 150 वर्ड्स में एक आर्टिकल लिखना है। अब मान लीजिए आपने लिखा डिजिटल इंडिया पर, तो आप यहाँ पर टॉपिक में यहाँ लिख देंगे ए डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर आप 2 का वही सॉल्यूशन या सॉल्व क्वेश्चन नंबर जो आपको ठीक लग रहा है वो डालकर सॉल्व क्वेश्चन नंबर आपने ये डालिए, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है, आगे लिख दीजिए आर्टिकल, इसी के आगे शो कर दीजिए हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। तो जब आप आर्टिकल लिख देंगे तो इसका भी एक्सप्रेशन अलग जाना हो। आर्टिकल के लिए आप खास तौर से, हालांकि ये लिखना तो सभी कुछ ब्लैक पेन से ही है, लेकिन कहीं जो ज़्यादा मोटा आपको दिखाना है उसके लिए आप स्केच का यूज करिए और बाकी आप ब्लैक पेन का यूज करिए। यहाँ पर भी आप वही लिख देंगे मोटा करके डिजिटल इंडिया। और आपको ये बता दूं, किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके वर्ड्स को वो काउंट करे बैठ करके। बस तरीका क्या है, आप एक डिजिटल इंडिया पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो 100 से 150 वर्ड लिखना है। आपने एक तरह से अनुमान लगाइए कि एक लाइन में आप 1 लाइन में आप लिखते हैं 8 वर्ड्स, मान लीजिए आप लिखते हैं एक लाइन में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी बड़ी होती है तो उसमें थोड़ा सा आराम से 8 वर्ड्स तो बहुत ईजिली आ जाएंगे, और हो सकता है कि आप सही से लिखें तो यहाँ पर 10 वर्ड्स भी आ जाएंगे। अब जब एक लाइन में 10 वर्ड्स आ रहे हैं, आपको लिखना है 150 में, तो बस 15 × 10। देखिए अब आगे जैसे हमने बताया अभी कि डिजिटल इंडिया पे जो हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे एक लाइन में 10 वर्ड्स आ रहे हैं तो 15 × 10 150 वर्ड्स आपके कितनी लाइन में आ जाएंगे, 15 लाइन में। आपको बस 15 लाइन आप लिख दीजिए और आपके 150 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, पूरा पेज भर देते हैं, 1.5 पेज भर देते हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने कितना लिख दिया, और उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो पता लगता है जो बहुत अच्छा उनको आता है वो छूट जाता है। तो ऐसे में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर डालेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप डाल दीजिए इस तरह से। और इसमें क्या है, इसमें देखो, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, और राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। है क्या, ये 10 नंबर का है, लेटर लिखने को आपको आया है। तो आप अगर ये बहुत अच्छे से जो भी इनमें से आता है, पहला वाला अगर ठीक लगता है तो आप पहला करिए, दूसरा लगता है तो आपको दूसरा ठीक लिखिए। और जो लेटर के बारे में मैंने लेटर राइटिंग का पूरा चैप्टर पे वीडियो बनाई है, जिसमें पहला वीडियो मैंने बनाया है पर ऑफिशियल लेटर का, दूसरा वीडियो बनाया है मैंने क्या नाम है पर्सनल लेटर का, और तीसरा वीडियो जो बनाया है मैंने बिजनेस लेटर का। तो वो तीनों वीडियोज़ के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से लेटर्स के बारे में वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। मेथड मैंने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे तीनों लेटर लिखे जाने हैं, किस जगह पे क्या चीज़ लिखे जानी, वो आपको बता दी है मैंने, वो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। लेकिन और इसमें जो आप लिखेंगे तो यहाँ पर अगर आप लेटर लिख रहे हैं, पहला वाला लिख रहे हैं, तो लिख देंगे ऊपर ए लेटर टू द
प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स। अब हमने किसको लिखा है, बस इस चीज़ को यहाँ पर हम ज़रूर बता देंगे किसको लिखा है, और जो लेटर लिखेंगे उसमें आप सब्जेक्ट भी डाल देंगे कि किस संबंध में आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये बिजनेस लेटर हो गया, और बिजनेस लेटर में आप लिख देंगे यहाँ पर एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। ठीक है, ये जरूर डालना है, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं करना है। ये हम लिख देंगे एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, और इसको हाईलाइट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो ये आप देखें, यहाँ पे जो और लिखा जाता है, और का मतलब होता है या फिर अथवा। तो आप चाहे ये वाला करिए चाहे ये वाला करिए, जो आपको वो है बेहतर तरीके से आता है वो करिए। दोनों नहीं करना है, केवल एक ही करना है, जिसके 10 मार्क आपको मिलने हैं, 10 मार्क्स मिलने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी डालेंगे यहाँ पे हम, और सेक्शन सी में है हमारा ग्रामर का पोर्शन। आगे लिख दीजिए इसमें, चाहे यहाँ लिखिए ग्रामर। ठीक है, ये ग्रामर हमने लिख दिया। इसको मोटे से लिखेंगे और इसको भी, ऊपर वाले इसको भी मोटे से लिखेंगे। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर। इसके बाद रहेगा, हमने अगर इसमें क्या क्या करना है आपको, बहुत यहाँ पर ये ग्रामर में 10 अंक की है, ये 10 मार्क्स के हैं, और एवरी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और 5 क्वेश्चन में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये इसे पहला दिया है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। अब सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, आप क्या करेंगे इसके लिए, तो अब हमें इसमें क्या करना है, मान लीजिए हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, ये हमको सॉल्व करना है। इसमें क्या होगा, देखिए अब आपको ए करना है, मान लीजिए, तो बस ए लिखिए। ए के सामने जो भी विकल्प सही है, सपोज दैट मैंने पहले लिखा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज ए कंट्री इज कॉल्ड, तो इसमें मोनार्ची, एनार्ची, पैट्रियार्ची है, या फिर मैट्रियार्ची, जो भी विकल्प आपको सही लग रहा है। आपको अगर मान लीजिए पहला सही लग रहा है, तो बस आप यहाँ पे बस पॉइंट 1 लिख करके और लिख दीजिए मोनार्ची। इससे क्या होगा कि आपने जो भी कुछ लिखा है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आपने क्वेश्चन ए का फर्स्ट विकल्प आपने सही माना है, और इसका ये भी चीज़ क्लियर कर दी, मोनार्ची। अब मान लीजिए इसमें अगर कोई वायदा पे धोखे से यहाँ 2 करेगा, तो इसके लिए सही मोनार्ची है, क्योंकि हमारा एक पे मोनार्ची लिखा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर किसी ने छेड़छाड़ की है, तो वो नहीं होगा, इसलिए मोनार्ची इसको क्लियर कर देगा। और इसी तरह से ये 5 क्वेश्चन नंबर 4 के आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूरी ग्रामर दी हुई है। यहाँ हम लिख देंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है हमको, ए डाला हमने, मान लीजिए ए, तो ए में ये इन 2 सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 में से किसी एक को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आपने इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये कि जिस चीज़ में आप चेंज कर रहे हैं वो चीज़ आप लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच।
बस इसके बाद आप इसके आगे पूरा सेंटेंस चेंज करके दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं उसको आप कर दीजिए। इसके बाद बी डालेंगे, सेम कंडीशन बी में ही लागू होगी। बी में कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जो इसके सामने लिखा हुआ है इनमें से कोई भी सेंटेंस आपको करना है। ये कह रहा है कि चाहे तो पहला सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दो, चाहे दूसरा वाला कंपाउंड में चेंज कर दो, जो आपको ईजी लग रहा हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी कुछ करें उसको यहाँ या लास्ट में लिख जरूर दें। मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया है तो आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ आप पूरी लाइन लिखते चले जाइए। तो देखिए इसके बाद आगे ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें क्या है, चाहे तो आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, चाहे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए। अब मान लीजिए हमको इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में या पैसिव वॉइस में, तो जिसमें भी हम चेंज करेंगे सी डाल देंगे यहाँ पर, और सी डाल करके हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। और ये जो पैसिव वॉइस डालेंगे इसे डालेंगे हम ब्लैक पेन से, और इसके आगे जो चेंज किया हुआ है आप लिख देंगे ब्लू पेन से, बस हो जाएगा। तो इसके 2 नंबर रहेंगे आपके लिए। इसके बाद डी कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनमें से जो गलत हैं। अब गलत को आपको सही करना है, तो जैसे मान लीजिए डी दिया है हमें, डी है, डी में हमें करना क्या है, हमने क्या किया, इनको करेक्ट करना है। तो करेक्ट, अब हम इसमें लिख तो नहीं सकते कि क्या हमें करना है। तो मान लीजिए हमने पहले को ही करेक्ट किया है, पहले को करेक्ट किया तो पहला क्या करा, यू आर सीनियर देन मी। तो इसका जो सही रूप ये होगा यू आर सीनियर टू मी, क्योंकि ऐसे एडजेक्टिव या ऐसी कंपैरेटिव डिग्री जिनके लास्ट में ओ आर आता हो उनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। तो ओ आर जिसके लास्ट में आ रहा हो, सीनियर जूनियर इस तरह से, तो वहाँ पर देन ना करके टू का यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से इसको चेंज कर दिया। अब डी के बाद आता है यहाँ पर हमारा ई। ई है तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है, मेल है या फिर मेल है। ये मेल जो होता है ये पत्र के लिए यूज होता है, और ये मेल होता है ये पुरुष के लिए यूज होता है। अब इन दोनों, ये दोनों ही वर्ड्स आप कोई अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख देंगे यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। इसको वही ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इस तरह से ही लिखते चले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देंगे। फिर आता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर का। हम सेक्शन डी डाल कर लिटरेचर लिखेंगे। उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अब इन दोनों में से करना क्या है, 7 में चाहे तो आप पहला ये करिए चाहे ये करिए, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। और का मतलब होता है या, और हर एक के लिए 4-4 नंबर आपको दिए जाएंगे। 4 नंबर का एवरी क्वेश्चन है ये। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 में क्या कह रहा है, ये हमने डाला सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 इसके इससे, और इसके नीचे हमने लिखा ये कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ए और बी 2 दिए हैं, इनमें से दोनों में से कोई एक आपको करना है। मान लीजिए ए करना है तो ए लिख देंगे, बी करना है तो बी। ए और बी जो भी आपको ठीक लगे उनमें से दोनों में से कोई एक करना है, जिसके लिए 80 शब्द हैं। और 80 शब्दों का मतलब वही लगभग 10 लाइन आप मान के चलिए आपको लिखनी है, और 10 लाइन में पूरा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है
कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें क्या करना है, आपको इस स्टेंजा को बहुत ध्यान से पढ़ना है पहले तो। एंड द ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब इसको आपने पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद में ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप डाल दीजिए यहाँ पर, ऊपर लिखिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। आपने ये डाल दिया। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 आपने डाल दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आपने सॉल्व ये तीनों ही आपको करने हैं। यहाँ कोई छूट नहीं दी गई है, चाहे आप ए करिए, ए बी सी आपको तीनों ही करने हैं, कोई भी छूट नहीं दी गई है। और देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पर 3 पोएम्स आपको दी हुई हैं, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड। ये 3 क्वेश्चंस में से आपको 3 टॉपिक दिए हैं। इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप ऊपर लिखिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, और 10 को आपने ब्लैक स्केच से लिख देना है। इसके बाद आपने लिख क्या रहे हैं 10 में, आप लिख रहे हैं सेंट्रल आइडिया, केंद्रित विचार। सेंट्रल आइडिया होता क्या है पहले तो आपको ये समझ लें बहुत अच्छी तरह से। और सेंट्रल आइडिया जिस टॉपिक का भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर उसका लिख देंगे। मान लीजिए ए हम लिख रहे हैं, ए है कीपिंग क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट का आपने किया है, तो यहाँ आपने लिख देना है ब्लैक पेन से। ये ब्लैक पेन से लिखेंगे और ये ब्लैक स्केच से लिखेंगे, ठीक। सेंट्रल आइडिया जो होता है किसी भी पोएम का, एक पोएम जो होती है हर एक पोएम का जो पूरा सार जो है, पूरा सारांश जो है वो उसका मेन पॉइंट का है, वही सेंट्रल आइडिया होता है। उसको आपको अपने शब्दों में, कम शब्दों में लिखना होता है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पर भैया 11 नंबर में ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ए में 2 दिए हैं और बी में 2 दिए हैं। जब ए और बी दोनों में दिए हुए हैं तो चाहे तो आप इस वाले को हल कर लीजिए, पहले वाले को, चाहे इसको सॉल्व करिए। इन दोनों में से आपको एक करना है और इन दोनों में से आपको एक करना है। बस लिखने का तरीका वही रहेगा, वही लिख देंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। और इसके बाद इसमें ए आप लिख रहे हैं तो ए को आप लिख दीजिए, इसको ब्लैक स्केच से लिखिए। और इसके बाद ए का है तो ए को लिख दीजिए यहाँ पे, आप जो भी कर रहे हैं। इसके लिए 4-4 नंबर दिए गए हैं, 4-4 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स का पूरा 11 नंबर है। आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो आप लिखिए यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिख दिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या करना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 नंबर के हैं। तो इन 2 में से आपको कोई भी एक हल करना है। एनी1 लिखा है इसलिए कोई एक आपको करना है। और उसके लिए आप ए कर रहे हैं तो ए लिख दीजिए और ए लिख करके उसके आगे लिख डालिए, इसको इस तरह से कर दीजिए। अब इसमें करना क्या है, आपको जहाँ पर भी आप लिखना बंद कर रहे हैं इस तरह से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट में अपना रोल नंबर अंकों में, यहाँ आपने लिखना बंद करें, रोल नंबर आप अंकों में
ज़रूर लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हो आपका, उस तरह से रोल नंबर यहाँ डाल दीजिए। और जहाँ लिखना बंद कर रहे हैं वहाँ आप दी एंड भी लिख सकते हैं। इससे क्या हो, एग्जामिनर को पता रहेगा कि यहाँ से आगे कुछ भी नहीं लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हमने इंटरमीडिएट के इंग्लिश के एग्ज़ाम पेपर को हम कैसे सॉल्व करें एक मेथड सीखा है। और ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का है, आप इसको ज़रूर देखें। इसका जो PDF है पेपर की, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप वहाँ से PDF देख सकते हैं कि पेपर का मॉडल कैसा है। बहुत से बच्चों को नहीं पता है कैसा पेपर आता है, तो आप वहाँ से पूरा मॉडल देख सकते हैं और उसको कैसे हल करना है पूरा इस वीडियो में आपको दिया गया, आप देख सकते हैं जा करके। और चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज जब बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जो भी मैटर मेरे से जारी होना था वो हो चुका। अब मैं फिर पुराने पैटर्न पे आऊँगा, ग्रामर के अगले टॉपिक को लेकर के मैं शुरू करूँगा। अगला टॉपिक जो भी होगा उसको लेकर के आएंगे। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।